हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका नेक्स्ट सेशन कॉजेस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल, क्रोमियम और कॉपर। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाता है। 3d4 4s2 ना होकर के 3d5 4s1 हो जाता है क्रोमियम में। और कॉपर में क्या हो जाता है, देखो देखिए क्रोमियम का क्या हुआ, 24 क्रोमियम है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर्गन 3d4 4s2 होना चाहिए, ये नहीं होता, ये रॉन्ग है। तो सही क्या है इसका, इसका सही क्या हो गया, आर्गन 3d5 4s1, इट इज राइट। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर क्या होता है 29 कॉपर, इसका क्या होना चाहिए 394s2, इट इज रॉन्ग, ये गलत है ना, रॉन्ग है ये। तो सही क्या है, सही यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, सही क्या है, आर्गन 3d10 4s1, इट इज राइट, ये सही है। ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन देखिए, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। ये दो रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। उससे भी पहले आपको ये बताएं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता क्या है। हमारे पास में एस सबसेल है, एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2। अब अगर मैंने ऐसा बना दिया और ऐसा बना दिया, तो ये क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही चीज जब हम पी ब्लॉक के लिए बात करते हैं, पी सबसेल के लिए बात करते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है इसके पास में, इसके पास कितना रहता है 6, क्योंकि इसके पास में ये सिचुएशन है 1 2 3, ये क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर मैं सारे भर दूं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यही चीज जब डी के लिए बात की जाती है ना, तो डी सबसेल के लिए जब बात करेंगे हम, तो क्या होगा, डी सबसेल अगर सभी में 5 होते हैं इसमें ऑर्बिटल, और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो जाएगा, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही जब एफ ब्लॉक की बात की जाएगी, तो F7 और F14 ये क्या हो जाते हैं, हाफ फील्ड। सिमेट्रिकल सिचुएशन देखिए क्या कह रहा है ये, सिमेट्रिकल का मीनिंग सबसेल या ऑर्बिटल लिखेंगे, ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन सबसेल ही रहने दे, सबसेल हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन each orbital, then it is half filled electronic configuration. कैसे, अगर बात करूं, दैट इज S1 P3 D5 F7। सिचुएशन देखिए, F1 F3 F5 और F7, D5 और F7 इलेक्ट्रॉन फिल करें,
1 electron, 1 2 3 electron, 1 2 3 4 5 electron, 1 2 3 4 5 6 और 7 electron. ये क्या हो गया? हाफ फील्ड. हर एक में सब सेल हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल. हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये क्या कहलाता है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. व्हेन सब सेल इज completely filled, it is called full filled electronic configuration. Full filled, पूरा भरा हुआ, या completely filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एग्जाम्पल देखेंगे. अगर मैंने बात कर लिया यहाँ पर S2, P6, T10, F14, तो देखिए सब में S की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? हमारे पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 ही भरे हुए. ऐसे ही इसमें 3 है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. इलेक्ट्रॉन को फिल करें. 1 2 1 2 3 4 5 6 पूरा भरा हुआ है. सिमेट्रिक है. सब में एक एक क्लॉकवाइज और एक एक एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटल है. 1 2 3 4 5 6 और 7. तो आप देखेंगे कि ये सब कैसी है? सिमेट्रिक सिचुएशन है. सारी कैसी है? सिमेट्रिक. ऑल आर सिमेट्रिक. All orbitals are identical to each other. है ना? That is, it is symmetric situation, और symmetric situation हमेशा stable होती है. It is symmetric situation. So it is stable. Electronic configuration. अदर देखिए, अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए. अगर मैं बात करूं D2 की, है ना? D2 का मतलब क्या है? इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2. तो यहाँ पे ये दो में तो एक एक और इलेक्ट्रॉन है, बाकी 3 क्या है? खाली. तो ये कैसे सिचुएशन हो गई? एसिमेट्रिक सिचुएशन. इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है. जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसकी अलग. D4 की बात करें, अब D4 के लिए देखिए, 1 2 3 4. ये भी कैसी है? एसिमेट्रिक. एक 4 के पास एक एक है, बाकियों के पास एक के पास बिल्कुल नहीं है, तो एसिमेट्रिक सिचुएशन हो जाती है. ऐसे ही D9 की बात करें, 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. अब 4 के पास तो क्या है? डबल डबल है, और एक के पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन है. तो आप ये भी कैसी है? एसिमेट्रिक. इट इज अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये फटाक से क्या चाहते हैं कि हम सिमेट्रिक हो जाए, इसलिए सिमेट्रिक वाली सिचुएशन ज्यादा स्टेबल होती है. दूसरी बात, अगर सिमेट्रिक सिचुएशन अगर हो जाएगी इनके पास में, तब क्या होगा? इनकी रिलेटिव लेस शील्डेड रहेंगे, लेस शील्डिंग रहेगी. शील्डिंग क्या होती है वो भी बताएंगे आपको. स्क्रीनिंग इफेक्ट इसके बाद का टॉपिक है, तो उसको बताएंगे. और ये सिमेट्रिक सिचुएशन होने की वजह से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस. क्या कहना चाह रहे हैं?
क्या कहना चाहता है देखो, इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने की वजह से, या सिमेट्रिकल जो सिचुएशन होती है, सिमेट्रिक सिचुएशन, सीधा ही लिख देते हैं, सिमेट्रिक सिचुएशन इज लेस टिल्टेड। दूसरा क्या आएगा, इट इज strongly attracted by nucleus. So symmetric situation is more stable than asymmetric. Is more stable than asymmetric situation. ओके अब ये शील्डिंग क्या होती है ये आपको बाद में बताते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक्सचेंज एनर्जी। देखिए फर्स्ट जो रीजन था वो हमारा क्या था, सिमेट्रिक सिचुएशन, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताना हाफ फील्ड क्या होता है, फुल फील्ड क्या होता है, सब स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि लेस शील्डेड होते हैं और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। एसिमेट्रिक अनस्टेबल कंडीशन होती है, इसलिए फटाक से वो सिमेट्रिक होना चाहते हैं। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखा तो ये इलेक्ट्रॉन फटाक से कहाँ जा सकता है, इससे एक्सचेंज हो सकता है कि तुम इधर आ जाओ मैं इधर आ जाऊं, ये तुम इधर आ, इससे भी हो सकता है एक्सचेंज, है ना। पैरेलल स्पिन वाले ही एक्सचेंज होते हैं और एक्सचेंज हमेशा डीजनरेट ऑर्बिटल्स में ही होता है। ये पांचों के पांचों कैसे डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ये किससे एक्सचेंज हो सकता है, सिर्फ इससे, और ये वाले किससे हो सकता है, इससे, यानी ओनली ए वन ही एक्सचेंज पॉसिबल है इनसे। और जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ही एनर्जी लिबरेट होगी, और एनर्जी लिबरेट होगी तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोल देते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। और ये एक्सचेंज एनर्जी क्या है, ये इसको हम देखते हैं अभी। देखिए द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अराइजेज व्हेन एवर टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन, अभी बताया पैरेलल स्पिन होनी चाहिए। स्पिन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, पैरेलल स्पिन होनी चाहिए, सेम स्पिन प्रेजेंट इन द डीजनरेट ऑर्बिटल, कंडीशन है ऑफ द सबसेल। डीजनरेट यानी पी के तीन, एस में कोई है नहीं, एस तो अकेला होता है इसलिए एक्सचेंज एनर्जी एस की नहीं देखी जाती। पी के तीन ऑर्बिटल है, तीनों डीजनरेट है, पी एक्स पी वाई और पी जेड, और इन्हीं में ही एक्सचेंज एनर्जी देखी जाएगी। ऐसे ही डी के 5 है तो इनके अंदर एक्सचेंज एनर्जी देखी जाएगी, और एफ के 7 है तो उनमें एक्सचेंज एनर्जी देखी जाएगी। These electron tends to exchange their position and the energy released due to this exchange is called exchange energy. अब ये अपनी पोजीशन बदलते हैं, जैसे कि क्लास में सेटिंग अरेंजमेंट होता है तो हर एक व्यक्ति की जगह फिक्स है, पर अगर पीरियड चेंज आते ही एक जगह दूसरा जना जाके, एक जना जाके उसकी जगह पे और दूसरा जना उसकी जगह पे आ जाता है, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को ही बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। यहाँ पे कौन है, बॉक्स में कौन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन, और सेम स्पिन के होने चाहिए, तो ये अपना पोजीशन चेंज कर ले, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पोजीशन चेंज होंगे उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। द number of exchanges that can take place is maximum when subcell is half filled or full filled. As a result, the exchange energy is maximum, so it is stable. कैसे होता है, क्रोमियम और देखिए क्रोमियम की अगर मैं बात करूं, एक्सचेंज एनर्जी ऑफ क्रोमियम, एक्सचेंज एनर्जी ऑफ क्रोमियम, और एक साइड हम कर लेते हैं एक्सचेंज एनर्जी ऑफ कॉपर।
इस साइड में हम क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज एनर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर नहीं, इधर ये क्रोमियम ही कर लेते हैं, ये हाफ फील्ड स्टेज कर लेते हैं, इधर कर लेंगे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो ये भी बाद में बता देंगे कि स्टेबिलिटी है या नहीं। इस तरफ किसका करते हैं हम, क्रोमियम में इसका कर लेते हैं आर्गन 3d4 4s2 का, और इस तरफ किसका कर लेते हैं हम, आर्गन 3d5 4s1। अब आपको ये देखना है किसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर इसका कोई एक्सचेंज एनर्जी नहीं होगी, है ना, एक्सचेंज एनर्जी किसकी लगानी है इसमें, तो 3d4 देखिए, इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे फिल करने हैं आपको, 1 2 3 4, ये क्या हो गया d4, 3d4, डीजनरेट इस ऑर्बिटल है और पैरेलल स्पिन है, इसलिए ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट 1, इसको दूसरे कलर से ही कर देते हैं, ये किससे करेगा, इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, और इससे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने करेगा, 3 एक्सचेंज। सेकेंड इलेक्ट्रॉन देखिए, फिर से बनाए, अब देखो ये किससे कर सकता है चेंज, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इससे कर सकता है और इससे कर सकता है, ये तो हो ही गया, इसका इसके साथ तो एक्सचेंज हो ही गया। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर सकता है, 2 एक्सचेंज। और थर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या करेगा, ओनली 1 एक्सचेंज। 1 2 3 4 एक्सचेंज देखिए कितना होगा, ओनली 1। थर्ड इलेक्ट्रॉन 1 एक्सचेंज। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया इसके पास में, टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 3 + 2 + 1, यानी कितना हो गया, 6 एक्सचेंज हो गया। और एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो गई इसके पास में, एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो गई, 6 के कांस्टेंट होता है। तो इसके पास अगर 3d4 4s2 सिचुएशन है तो एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी, ये वाली 6 के। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में देखो क्या होगा कि फर्स्ट एक साथ ही बना देते हैं अब सारे सारे एक्सचेंज को, वन टू थ्री फोर, ये सेकंड के लिए हो गया, ये थर्ड के लिए हो गया, और ये फोर्थ के लिए हो गया। टोटल जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आएंगे, कम ही होंगे, 4, 4 जने एक्सचेंज करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 3d5 है। एक्सचेंज देखिए ये वाला इससे, फिर ये 2, ये 3, और टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 जनों से है ना, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंज, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा,
1 2 3 4 5 सेकेंड इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ एक्सचेंज 1 2 3 सेकेंड इलेक्ट्रॉन 3 एक्सचेंज। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की 1 2 3 4 5 सेकेंड तक हो गया ना, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज करेगा 1 और 2, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन 2 एक्सचेंज। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन कितने करेगा ओनली 1 एक्सचेंज 1 2 3 4 5। तो ये तो सिर्फ लास्ट में कितना बचा एक ही, तो ये क्या करेगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 एक्सचेंज। तो इसके पास एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो जाएगी एनर्जी 4 3 7 2 9 और 10 एनर्जी है तो क्या आ जाएगी 10 की। अब देखिए इसकी कितनी है 6 के, इसकी कितनी है 10 के, तो एक्सचेंज एनर्जी किसकी ज्यादा है 3d5 4s1 इसकी ज्यादा है, इसलिए नंबर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी क्रोमियम 3d5 4s1 है ना। सो इट इज मोर एक्सचेंज एनर्जी, more exchange energy of 3d5 argon 3d5 4s1 electronic configuration, so it is more stable. Okay, now next देखिए अगर मैं यहाँ कॉपर की बात करूं सेम सिचुएशन कॉपर में भी देख लेते हैं। कॉपर में देखिए क्या हो जाएगा यहाँ लिख लेते हैं कॉपर, कॉपर का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं यहाँ पर आर्गन, आर्गन 3d9 4s1 और इसमें कॉपर का क्या लिख लेते हैं आर्गन 3d10 4s2, ये गलत लिख दिया 4s1 और इधर क्या कर देते हैं 4s2, 29 हो गया। कॉपर कितना होता है 29 है ना। अब इसमें देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, ऑर्बिटल अगर डायग्राम बनाया जाए 1 2 3 4 5 आगे देखो 6 7 8 और 9। अब आपको क्या बताया कि पैरेलल स्पिन वाले ही एक्सचेंज कर सकते हैं है ना। अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स की बात करें फॉर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मतलब ये ऐसा, तो हमने अभी देखा कितने 1 2 3 4 5, तो 5 थे जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसके पास नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आए थे, नंबर ऑफ एक्सचेंज इसके पास जब 5 इलेक्ट्रॉन थे तब कितने आए थे 10 है ना। तो इसके पास नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आए, नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आ गए 4 + 3 + 2 + 1 यानी 10। और फॉर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन यानी ऐसे, तो इसके पास नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आए हमारे पास, कितने हैं एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, तो 4 के लिए हमारे पास ये सिचुएशन थी एंटी क्लॉकवाइज में, तो 3 2 और 1,
टोटल कितना हो गया 6, कितने आ गए 3 + 2 + 1 यानी 6। तो टोटल इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो गई, एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो गई इसके पास में 10 + 6 यानी 16 के। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1। तो यहाँ पे ये चीज तो हमें कंसिडर नहीं करनी है 4s2, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक्सचेंज एनर्जी किस में देखते हैं हम, डी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास में क्लॉकवाइज है फॉर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज कितने हैं आपके पास में, यानी ऐसे कितने आपके पास में 5। नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो गए 4 + 3 + 2 + 1 यानी 10। फॉर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन यानी किस तरीके का है सिंबल, उल्टा। नंबर ऑफ एक्सचेंज इसके पास कितने हो गए 3 4 अगेन 5 ही है, 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया यहाँ पे 4 + 3 + 2 + 1 10। तो टोटल एक्सचेंज कितने हैं, एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी इसके पास में 10 + 10 यानी 20 के। यहाँ पे कितनी है 16 के। तो आप देखेंगे इसमें कि मोर एक्सचेंज एनर्जी मोर स्टेबिलिटी और लेस एक्सचेंज एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। ये क्या हो गया लेस एक्सचेंज एनर्जी, तो लेस स्टेबल। यहाँ पे क्या है मोर एक्सचेंज एनर्जी, more exchange energy than more stable. So 3D10 4s1 this electronic configuration is more stable, less stable electronic configuration है ना। इसलिए कॉपर का क्या हो जाता है 3D10 4s1 होता है इंस्टीड 3D9 4s2। नाउ नेक्स्ट देखिए द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ, अब ये कंप्लीट समराइज किया हुआ है इसको, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबसेल इज ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग, स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी, रिपल्शन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी कम है, या मैं यूँ कहूँ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, और लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। ये तीन ही रीजन है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो तो लेस शील्डिंग होगी, मोर अट्रैक्शन होगा, लेस रिपल्शन कह दो या मोर अट्रैक्शन कह दो, एक ही बात है, और लार्ज एक्सचेंज एनर्जी होगी। सो इट इज मोर स्टेबल।